आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं नरेश वत्स हिंदी धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। गत 2 और 3 दिसंबर 2023 को हुई एस्टेट लेवल 1 की जो परीक्षा थी आपकी, उसका मेरे सामने कोड डी है। उस डी कोड को मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा रहा हूं, इसलिए कि आने वाले 2 दिन आपको उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन मेरे पास आए कि सर ये बता दो क्या कोई सवाल ऐसा है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं उसके सारे के सारे सवालों को आप लोगों के लिए सोल्व कर रहा हूँ। देखते हैं क्या कोई ऐसा सवाल निकलता है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बोर्ड ने अपनी आंसर की जारी कर दी है। एक बार उन्हीं आंसर की के कौन से सवाल ऐसे हैं जो बोर्ड की आंसर की में गलत हैं, उसी के लिए मैं सीधा अपने विषय पर आ रहा हूँ कि देखते हैं कौन से सवाल ऐसे हैं। तो चलिए, आपका किस शब्द में इत प्रत्यय का कृदंत रूप में प्रयोग हुआ है। मैंने अपनी क्लासेज में आपको बताया था कि प्रत्यय जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं कृत प्रत्यय जो धातुओं के साथ या क्रियाओं के साथ लगते हैं। एक होते हैं आपके तद्धित प्रत्यय जो आपके संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्दों के साथ लगते हैं। तो हमने इन 4 जो दिए हुए हैं शब्द हैं, इनमें से ये ढूंढना है कौन सा कृदंत है। कृत है अंत में जिसके, मतलब वो कृदंत शब्द बन जाता है, अर्थात धातु से बना हुआ कौन सा इनमें से ऐसा शब्द है। तो एक बार देखते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो पूजित, किसी को पूजना, किसी भगवान को पूजना, और वो जिसको हमने पूजा गया है उसको पूजित कहते हैं। तो पूजना एक क्रिया है, धातु है, उसी के साथ ये आपका शब्द बना है पूजित। ऐसे में आपका कलंक, कलंक एक भाव है यानी भाववाचक संज्ञा है। कुसुम ये भी एक जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। कुसुम फूल को कहते हैं। उसके बाद फल, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे में फल, कुसुम और कलंक ये धातु के साथ जुड़ करके नहीं बने हैं, ये कृदंत नहीं है, ये तद्धितांत शब्द है। अर्थात यहाँ पर आपका जो जवाब है वो होगा पूजित। पूजित का मतलब ये हो गया, बोर्ड ने दिया है पूजित को ठीक किया है और हम लोग भी पूजित को ही सही मान रहे हैं। तो देखिए, ये सवाल आपका सही था, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा सकता। बोर्ड प्रदत्त आंसर की बिल्कुल सही है। किस विकल्प में क्षमा और क्षमा शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। पहला क्षमा, क्षमा कर देना किसी को, आप सभी को पता है इसका मतलब तो माफ़ी होता ही है। और दूसरा क्षमा जिसमें आपकी जो खड़ी पाई है वो हटा दी गई है, तो उसको धरती के अर्थ में वो प्रयोग होता है। तो ऐसे में आपका चौथा ऑप्शन ही सही है। और इसका कोई भी विकल्प जो क्षमा और क्षमा को संतुष्ट करता है वो ऐसा कोई नहीं है। तो ऐसे में आपका ये जवाब भी सही है। उसके बाद 32 के बाद 33वें सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये है आपका अगला सवाल। तत्पुरुष समास का कौन सा युग्म असंगत है। आपने असंगत छांटना है। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, एक खासियत होती है, जब आप उसका विग्रह करोगे तो अमूमन बीच में विभक्ति चिन्ह आएगा। अब जौन सा विभक्ति चिन्ह आएगा, जो भी विभक्ति चिन्ह आता है, अगर उसको कर्म का लगता है तो कर्म तत्पुरुष बन जाता है। कर्ण का विभक्ति चिन्ह लगता है तो कर्ण तत्पुरुष बन जाता है, संबंध तत्पुरुष बन जाता है। तो उसी प्रकार इसके भाग बन जाते हैं। तो आशातीत, आशा से जो परे है, आशा से हटकर जो है, मतलब आशा को छोड़ करके जहां आपकी आशा थी उससे भी ज़्यादा आशातीत कहा जाता है। तो इस यहाँ पर अगर आप आशातीत करें तो आशा को परे रखकर आप इसका विग्रह जो है ऐसे कर सकते हैं, आशा को परे रखकर। तो इसका मतलब यहाँ को विभक्ति चिन्ह आ गया तो कर्म तत्पुरुष है। दूसरे में है कि तुलसीकृत, तुलसीकृत का मतलब हो गया तुलसी द्वारा कृत।
और से और के द्वारा जो है आपका लगता है कर्ण तत्पुरुष में। तो ये इसमें कर्ण ही दिया हुआ है या नहीं, इसने संबंध तत्पुरुष दिया हुआ है, तो संबंध में तो का के की रा रे री लगेगा, षष्ठी तत्पुरुष इसको हम कह सकते हैं। इसका मतलब असंगत यही है, ये कर्ण तत्पुरुष होना चाहिए था, इसमें द्वारा लगना चाहिए था, तो ऐसे में यही आपका असंगत है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष बिल्कुल सही है। गृहस्थ, घर में स्थित जो है उसको गृहस्थ कहते हैं, तो यहाँ पर ये भी सही है, तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है बोर्ड प्रदत्त आंसर की में। किस विकल्प का शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, ये ध्यान रखना है, पर्यायवाची नहीं है। जो मछली को झस भी कहते हैं, यहाँ दिया हुआ है, यस। शालकी भी कहते हैं, दिया हुआ है। मत्स्य भी कहते हैं, यहाँ दिया हुआ है। मकरी नहीं कहते, मगरमच्छ को कहते हैं मकरी। कभी ये सोचो कि इसका स्त्रीलिंग शब्द है, इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ऐसे में आपका नंबर 4 ऑप्शन सही होगा। और यहाँ मैंने वो निशानी लगाई हुई है कि बोर्ड ने भी इसी उत्तर को ठीक किया हुआ है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला जो सवाल है आपका 35वां सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, पीता नहीं है, अगर वो खुद पीता तो फिर ये पिलाता है, तो ऐसे में ये देखो, क्रिया जो है कर्म के आधार पर 2 प्रकार की अकर्मक और सकर्मक होती है, और रचना के आधार पर ये जो है सरल, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, उसके बाद पूर्वकालिक, तात्कालिक, अस्मापिका, बहुत सारे इसके भाग हो सकते हैं, उनको मैं क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। तो ऐसे में यहाँ पर हमने देखना है पिलाता है, इसका मतलब स्वयं कोई क्रिया नहीं कर रहा, दूसरे से जब क्रिया करवाई जाती है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसका सही जवाब है प्रेरणार्थक। तो पूर्वकालिक में आमतौर पे कर शब्द आता है, मैं खाकर सो गया, वह नहाकर चला गया, तो वहाँ पर ही गोली चलते ही आवाज़ आई, चोर पुलिस को देखते ही भाग गया, वहाँ पर आपकी तात्कालिक होती है, तो ये पूर्वकालिक नहीं है। नाम धातु में आना वाना, मतलब जब किसी नाम से जो क्रिया बनती हैं उसको नाम धातु कहते हैं, जैसे शर्म से शर्माना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, ऐसे सवाल आए हुए हैं और पहले मैंने अच्छे से आपको करवाए भी हुए हैं। तो कृदंत आप सभी को पता है, ये धातुओं से जो क्रियाएं बनती हैं, तो ये आपका सही जवाब होगा, तो इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है, कौन सा युग्म संगत नहीं है? इसने कहा है यह और वह नासिक्य वर्ण है। नासिक्य वर्ण जो होते हैं वो नाक से बोले जाने वाली ध्वनियाँ होती हैं, तो नाक से बोली जाने वाली जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी यह और वह नहीं है, यह और वह नाक से नहीं बोली जाएंगी। तो उसके बाद आपका 36वां सवाल के बाद 37वां ये सवाल, 37वां और 38वां एक बार देख लेते हैं। गुणवाचक 37वां जो सवाल है वो है आपका, यस, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, गुणवाचक नहीं है जो गुण। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अच्छा, अच्छा आदमी है, आदमी की विशेषता कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो लाद जी, कोई नहीं, कर दो, करते रहो, मैं करवा दूंगा ये। तो यहाँ पर आधा परिमाणवाचक है, नापतोलवाचक है, तो ये आपका सही जवाब होगा। इस विकल्प के शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम का मतलब संस्कृत के एज इट इज जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आज्ञा संस्कृत का शब्द है, राजा संस्कृत का है, स्वामी संस्कृत का है, पक्ष संस्कृत का है, कर्ण संस्कृत का है, जिससे कान बनता है, वध से बछड़ा बनता है, तो ये सारे के सारे सही है। तो यहाँ पर ये जवाब जो है आपका वो सही है। उसके बाद हम आगे अगर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आपके 3-4 सवाल बचे हुए हैं, उन्हीं को मैं एक बार बता रहा हूँ। दूसरे के काम में दखल देना, ये आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। चलिए, दूसरे के काम में दखल देना वाक्यांश के लिए उचित एकल शब्द आपने छांटना है। तो ये तो लगभग सभी का ठीक होगा, उसको कहते हैं हस्तक्षेप करना किसी दूसरे को। और उसके बाद अगला जो शब्द है इसमें और ज़्यादा सा कुछ नहीं है, उन्मूलन, किसी चीज़ का निपटारा कर देना, उसका हल कर देना, उसको हम कहते हैं षोडशी। जो
16 साल की अगर कोई युवती हो उसके लिए षोडशी शब्द प्रयोग होता है। अध्यूढ़ा, अधि ऊढ़ा, ऊढ़ा कहते हैं विवाहिता को, जैसे आप कहते हैं नवोढ़ा, नव विवाहिता। अध्यूढ़ा भी किसी युवती के लिए प्रयोग होता है। इसके बाद अगला जो शब्द है, इसका मतलब ये जवाब आपका हस्तक्षेप है, इसमें तो कोई ज़्यादा सी मुश्किल वाली कोई बात की भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि में क्या होता है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण या उत्तर पद का पहला वर्ण या दोनों, उनमें से कोई एक व्यंजन होना जरूरी है। जो पहला ऑप्शन है आपका वो बना है आपका वाक प्लस ईश से। वागीश जो है वाक प्लस ईश से बना है। देखिए यहाँ पर वाक का जो है वो हलंत है, अर्थात है हल है, इसके अंत में व्यंजनांत है। तो ऐसे में यही जो शब्द है आपका वो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। देवी जमा इच्छा, देवी बड़ी की मात्रा है, इच्छा में छोटी की मात्रा है, बड़ी और छोटी मिलकर के दीर्घ संधि हो जाती है, जो स्वर संधि का एग्जाम्पल है। कपि छोटी की मात्रा है, ईश बड़ी की मात्रा है, छोटी और बड़ी मात्रा मिलकर के जब बड़ी ई बन जाती है वहाँ दीर्घ संधि होती है। विधुदय, विधु कहते हैं चांद को और उदय कहते हैं उसको निकलने को। तो विधु का मतलब चांद होता है, उदय का मतलब निकलना। चंद्रोदय को आप विधुदय कह सकते हैं। तो इसका मतलब छोटा ऊ और उदय का फिर छोटा ऊ दोनों मिलकर के बड़ा ऊ, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, जैसे पिछले पेपर में आपका टीजीटी वाले में एक शब्द आया हुआ था, सभी से हटा करके एकदम से कासार, मुझे ध्यान आ रहा है कासार, जिसको सरोवर या तालाब के अर्थ में आप प्रयोग करते हैं, बाकी सारे के सारे कोई और ही अर्थ में है। तो आपको ऐसे जैसे विधु उदय, इन शब्दों का अर्थ भी जोड़ करके तोड़ करके आप एक बार लगाने की कोशिश कीजिए, आपके गलत नहीं होंगे। उसके बाद 40वें सवाल के बाद मैं 41वें सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। 41वां सवाल ये है आपका स्क्रीन के ऊपर, इस विकल्प में विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है। युग्म जो है वो संगत नहीं है, आपने छांटना है। आज्ञा अनुज्ञा लिखा हुआ है, आज्ञा अवज्ञा होता है, इसका मतलब यही युग्म संगत नहीं है। उसके बाद अगला है आचार का अनाचार, बिल्कुल सही है, मतलब विपरीत है ये इसका। आच्छन्न ढका हुआ, निराच्छन्न ना ढका हुआ। उसके बाद आलसी जो आलस करता है, उद्यमी जो परिश्रम करता है। तो इसका मतलब ये भी इसका विपरीत है, ये भी विपरीत है, ये भी विपरीत है। तो आज्ञा अनुज्ञा ये गलत है और यही बोर्ड की आंसर की में है। तो ऐसे में कोई गुंजाइश इसमें भी नहीं है। उसके बाद अगला जो सवाल है आपका 44 और 45, ये दो ही सवाल बच गए, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा ऊपर ले गया मैं सवालों को, यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, किस विकल्प के शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? पहली बात तो ये है कि इसमें अभिराम, आपका पहला ये जो शब्द है अभिराम, क्लियर अभी उपसर्ग है। अभ्यागत, इसमें अभी जमा आगत, किसी आगंतुक को कहते हैं अभी जमा आगत। तो ये आपका जो शब्द बन गया अभ्यागत, ये यण संधि से बना है। मैंने वैसे भी आपको बताया था कि जब भी आधे अक्षर के बाद य या व आ जाती है या रे आ जाती है तो यण संधि के एग्जाम्पल बनते हैं। तो इसमें भी आपका अभी उपसर्ग है। ये अभी जमा में ईष्ट से अभीष्ट है, ये अभी जमा में इप्सित से अभीप्सित बना हुआ है, ये अभी जमा में उदय से अभ्युदय बना हुआ है, यहाँ भी यण संधि है। अभी जमा में सेक, ये वाली सेक आएगी भाई, एक बार HCS की परीक्षा में भी आ चुका है। इसमें उत्तर पद का से जो है वो शय में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब इन सभी में अभी उपसर्ग है, इस पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में, लेकिन ये तो आधिकारिक है। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अधि उपसर्ग है, उसके बाद कार शब्द है और इक प्रत्यय है। जब इक प्रत्यय जब लास्ट में जुड़ता है, वैसे बताने के लिए समझा रहा हूं, तो इसका मतलब यहाँ इसके ऊपर असर पड़ता है उसको, तो आधिकारिक बन जाता है। तो इसका मतलब ये भी अधि, आ, आत्म और इक, ये भी प्रत्यय ऐसे ही जोड़ करके बना है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि अभी का तो मतलब ही नहीं है यहाँ। तो ये आपका सही जवाब है। बोर्ड प्रदत्त जो आंसर की है उसमें भी यही दिया हुआ है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि इस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए, रामायण एक ग्रंथ विशेष है, सभी को पता है ग्रंथ विशेष जो है ये व्यक्तिवाचक है। आगरा
शहर विशेष है, ताजमहल एक इमारत विशेष है। तो ऐसे में नगर जो है जिसका बहुवचन भी बन जाता है तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक नहीं है। तो यही उत्तर आपका सही है। तो आप सभी की सूचना के लिए यही है कि आपके टीजीटी, पीजीटी और अब जो ये पीआरटी का पेपर है, इसमें हिंदी के पोर्शन में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इस बार पहली बार पिछले कई सालों में लगातार मैं हर बार ऐसे पेपर को सोल्व करके, आपको पिछले वीडियोस देख लेना, तो उसमें भी हर बार ऑब्जेक्शन लगाते हैं और हर बार हमारे, क्योंकि हम बहुत ऑथेंटिक प्रूफ देते हैं तो तब जा कर के ये सवाल हमारे ठीक हो जाते हैं। इस बार हिंदी के पोर्शन में ऐसा तीनों में, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बाकी आप तैयारी करते रहिए। ये सारे सवाल मैंने इसलिए करवाए हैं ताकि आप लोगों को आने वाली और बहुत सारी परीक्षाएं होंगी आपकी, कभी आप नौकरी के लिए फिर जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो भी देते हैं, उसकी भी तैयारियां होती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, इन वीडियोस को देख करके अदर स्टेट्स की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारियां करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैंने तीनों पेपर्स आपके लिए सोल्व करवा दिए हैं। डी कोड ये आपका पीआरटी लेवल का था जो मैंने आपके लिए सोल्व करके अभी बताया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।